हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग चैंस। मैं हूं सान्या और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है। क्या हम रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को कह सकते हैं? नहीं। आज भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीदिंग इज ओनली नोन एज रेस्पिरेशन। नो, रेस्पिरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। What is breathing? Breathing होता क्या है? The physical process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide is known as breathing. जिस प्रोसेस से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि अगर ये सिर्फ ब्रीदिंग है तो रेस्पिरेशन होता क्या है? What is respiration? Respiration means whenever we are inhaling oxygen, the food is getting break down with the help of oxygen to produce energy. That is known as respiration. That means जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू, तब हम जो भी फूड को कंज्यूम किए हैं, अब वो ऑक्सीजन उस फूड का ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन करेगा तो कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर होगी बॉडी में। यस, जब भी ब्रेक डाउन होगी फूड की ऑक्सीजन के थ्रू, तब हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होगा। अब आप पूछोगे कि एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो उसके साथ और भी रिलीज हो सकते हैं। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में जब प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं तो अलोंग विद फूड ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज। लाइक दैट ओनली रेस्पिरेशन में जब जब ऑक्सीजन फूड की ब्रेकडाउन करेगी, दैट टाइम एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और उस एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और अगर ये रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के बॉडी में हो रहा है तो वो रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होगी। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus। तो आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये रेस्पिरेशन अगर ह्यूमन बींग्स के बॉडी में होगी तो वो सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म में होगी। That's why we are calling that respiration as cellular respiration. That means अगर रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के बॉडी में हो रही है तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। अब सबसे पहले हम जानेंगे रेस्पिरेशन के वक्त ह्यूमन की बॉडी में किस किस ऑर्गन से एयर पैसेज होती है। अब हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। नाजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। इन सारे ऑर्गन से एयर की पैसेज होने के बाद फाइनली ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रही है, और उस ऑक्सीजन के बॉडी में जाने के बाद ही रेस्पिरेशन होगा। अब एक चीज हम कंफर्म कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन हम ब्रीदिंग को नहीं कहते हैं, बट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग पे डिपेंडेंट है, बिकॉज ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आ रही है, और उस ऑक्सीजन के आने के बाद ही रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का, बिकॉज रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन चाहिए फूड की ब्रेकडाउन करने के लिए। तो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्रीदिंग। इट इज फॉलोइंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, बट इट इज नॉट सेम एज ब्रीदिंग। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले एयर एंटर करेगी हमारे नोज के थ्रू। उस ओपनिंग्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स वो ओपनिंग है जिससे हमारे नोज में एयर एंटर करती है। अब जैसे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर हमारे नेजल कैविटी में जाएंगी, आप ध्यान दोगे नेजल कैविटी में फाइन हेयर्स प्रेजेंट होती हैं। व्हेन यू आर फीलिंग आल्सो यू कैन गेट द सेंसेशन। आपको सेंसेशन होगा कि फाइन हेयर्स हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जिस एरिया में वो नोज में हेयर प्रेजेंट है, उस एरिया को हम नेजल कैविटी कहते हैं। वो इंटायर एरिया, क्योंकि कैविटी, व्हाट इज कैविटी? कैविटी मींस जो जगह पूरा खोखला है, खाली है। तो आप ध्यान दोगे नॉस्ट्रिल्स हमारे नोज की 2 होल्स है, वहां से जब एयर एंटर करेगी तो वो नेजल कैविटी में जाएगी। दैट मींस वहां पूरा खाली जगह है, और उसके वॉल्स पे फाइन हेयर्स आर प्रेजेंट। फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये फाइन हेयर्स प्रेजेंट है तो समथिंग रीजन शुड बी देयर। कुछ ना कुछ फंक्शन होगा उस फाइन हेयर्स का। एग्जैक्टली जब नॉस्ट्रिल्स से एयर एंटर करती हैं तो वो फाइन हेयर्स जो है दैट विल ट्रैप द जर्म्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर, बिकॉज हम अपने ट्रैकिया में वो इम्प्योर एयर को एंट्री नहीं दे सकते हैं। ट्रैकिया विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ इम्प्योर एयर। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो फाइन हेयर्स है ये उस एयर के जितने भी जर्म्स होंगे उसको ट्रैप करेगी, सो दैट इसके बाद फर्दर ट्रैकिया में जो एयर जाएगी दैट एयर विल बी प्योर, इट विल बी फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो यहां तक हमने समझ लिया, नॉस्ट्रिल से एयर एंटर की, वो गए नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में फाइन हेयर्स प्रेजेंट है विच इज किलिंग द जर्म्स।
प्रेजेंट इन द एयर। अब इस नेजल कैविटी से एयर जाएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज नोन एज विंड पाइप। इस ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में तो आपने पढ़ा होगा फूड पाइप, ओसोफेगस। फूड पाइप, व्हाट इज फूड पाइप? फूड पाइप क्या था? इट वॉज ट्रांसफरिंग द फूड ना। फूड पाइप जो है वो फूड को स्टोमक तक ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दैट इट इज नोन एज फूड पाइप, जबकि इसका दूसरा नाम ओसोफेगस होता है। लाइक दैट ओनली ट्रैकिया इज नोन एज विंड पाइप। हम ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। व्हाई? क्योंकि जो एयर हमारे नेजल कैविटी में गई उस नेजल कैविटी के हेयर ने सारे जर्म्स को ट्रैप किया। अब उस नेजल कैविटी से लंग्स तक फाइनली एयर को पहुंचाने के काम होगी ट्रैकिया की, इसलिए हम ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। यही रीजन है कि हम फूड पाइप ओसोफेगस को क्यों कहते थे, क्योंकि वो माउथ से फूड को स्टोमक तक पहुंचा रही है, ट्रैकिया एयर को नोज से लंग्स तक पहुंचा रही है। अब नेजल कैविटी से एयर गई ट्रैकिया में। ट्रैकिया अब डिवाइड होगी एक मेन ब्रांच में, उस ब्रांच को हम कहते हैं ब्रोंकाई। दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। आप यहां भी देख सकते हो, ये हमारी नेजल कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल्स थी जहां से एयर एंटर की। नेजल कैविटी जहां पे फाइन हेयर्स प्रेजेंट थे, वहां से जब एयर एंटर की, फाइन हेयर्स जो थे उन्होंने सारा जर्म्स को किल कर लिया, कोई भी जर्म्स अंदर नहीं जाएगा। अब नेजल कैविटी से एयर गई ट्रैकिया में, ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप। अब फेरिंग्स क्या होती है? जब नेजल कैविटी से एयर ट्रैकिया में जा रही होती है उस टाइम ट्रैकिया के ओपनिंग पे फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स फेरिंग्स वही ओपनिंग है जो एयर को फैसिलिटेट करेगी ट्रैकिया में जाने के लिए, दैट इज द ओपनिंग। और ये फेरिंग्स विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के लिए ही कॉमन पैसेज है। सपोज दैट अगर नॉस्ट्रिल से एयर एंटर की, वो एयर गई नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद पहले फेरिंग्स ओपनिंग में वो जाएगी, वो फेरिंग्स उसे फैसिलिटेट करेगा ट्रैकिया में जाने के लिए। अब ये ट्रैकिया मेन ब्रांच में डिवाइड हुई, दैट मीन्स वो एक ही पेयर है ब्रांच का, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई, सपोज दैट मैं डायग्राम यहां बना रही हूं, दिस इज मेन ब्रांच दैट इज ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होंगे एंड दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। इन स्मॉलर ब्रांचेस को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ये ब्रोंकियोल्स तक जाएगी एयर। अब हर ब्रोंकियोल्स के एंड में प्रेजेंट है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। अब ये आप यहाँ डायग्राम में नहीं देख सकेंगे, नेक्स्ट फेज में स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। हर ब्रोंकियोल्स के एंड में एल्वियोलाई प्रेजेंट है, दैट मीन्स कुछ फंक्शन होगा एल्वियोलाई का डेफिनेटली। अब यहां तक एयर आके रुक जाएगी, एयर नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी गई, नेजल कैविटी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई। दैट मीन्स अगर एयर एल्वियोलाई तक ही पहुंच रही है, दैट मीन्स डेफिनेटली उसका कोई फंक्शन होगा, वहां पे कोई एब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन कुछ होता होगा, राइट। नाउ अब जब ब्रोंकाई से एयर पास करेगी तो वो जाएगी ब्रोंकियोल्स में, जो कि ब्रोंकाई के बाद की डिवाइड हुई हुई स्मॉलर ब्रांचेस है। अब वो ब्रोंकियोल्स से एयर जाएगी एल्वियोलाई में। सपोज दैट ब्रोंकाई में गई ब्रोंकियोल्स, उसके एंड में एयर लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिस एल्वियोलाई में जाकर एयर रुकेगी। अब एल्वियोलाई में होगा मेजर फंक्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एल्वियोलाई से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि एल्वियोलाई तक और एल्वियोलाई के बाद कैसी फिल्ट्रेशन हुई जिससे सिर्फ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया। अगर आप एयर को इनहेल कर रहे हैं तो क्या ये जरूरी है कि आप एयर में सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल कर रहे हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर गैसेस की मिक्सचर है, दैट मीन्स उसमें नाइट्रोजन भी है, उस एयर में ऑक्सीजन भी है, हीलियम है, वाटर वेपर है। तो इज इट पॉसिबल कि जब आप नॉस्ट्रिल से जो एयर को इनहेल कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ ऑक्सीजन ही उस एयर को इनहेल करोगे, उस एयर के सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करोगे? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स यहां तक आपके बॉडी में एयर जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, बिकॉज यू आर इनहेलिंग दैट एयर इन विच एवरी गैसेस आर प्रेजेंट, जिसमें सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। अब यहां तक अब क्वेश्चन ये है कि जब हम सारे गैसेस को इनहेल करते हैं,
हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? दैट मीन्स कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑर्गन ऐसी होगी जहां पे फिल्ट्रेशन होकर हमारे बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन जाता होगा। नाउ ये स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई की, ये है एक एल्वियोलाई दैट एयर सैक्स विच इज प्रेजेंट। एक एक ब्रोंकियोल्स के बाद जो एयर सैक प्रेजेंट होती है, जितने ब्रोंकियोल्स होंगे सारे ब्रोंकियोल्स के एंड में एयर सैक प्रेजेंट होगी, उस एयर सैक्स को हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये सिर्फ एल्वियोलाई का डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप देखोगे इस एल्वियोलाई के ऊपर कुछ कवरिंग्स हैं, कुछ चीजों से ये कवर है, कुछ फंक्शंस होंगी। डेफिनेटली आपके बायोलॉजी में अगर कोई ऑर्गन्स किसी चीज से कवर्ड है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम रीजन, कोई रीजन होगा उसके कवरिंग का। अब सबसे पहले हम जानेंगे एल्वियोलाई में होता क्या है। अब एल्वियोलाई तक तो आपने जो मिक्सचर ऑफ गैसेस वाली एयर इनहेल किए थे वो एयर गई। अब एल्वियोलाई के वॉल्स में जो कवरिंग है, ये कवरिंग है कैपिलरीज के। दिस कवरिंग इज नोन एज कैपिलरीज। नाउ व्हाट इज कैपिलरीज? आप पढ़े होंगे ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होता है? अब जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो आपको मिलेगा एक टॉपिक ब्लड वेसल। नाउ व्हाट इज ब्लड वेसल? सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं दैट आपकी टैप यहाँ पे है, जो नल होता है, नल यहाँ पे लगा हुआ है, और अगर आपको बहुत दूर के लैंड में जाकर वाटर सप्लाई करना है, लाइक इरिगेशन करना है आपको, तो आप क्या करोगे? आपकी नल यहाँ है, जमीन आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इज इट नॉट पॉसिबल कि आप वहां से पानी को उठाकर ले जाओगे? फिजिकल एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली करोगे इन दैट मच लैंड, उतने बड़े लैंड में आप वाटर उठाकर नहीं ले जा सकते हो बार बार। देन व्हाट यू विल डू? आप उस टैप में पाइप को कनेक्ट करोगे, उस पाइप से जहां, उस पाइप के एंडिंग को आप वहां पर रखोगे जहां पर कि वो इरिगेशन होना है। दैट मीन्स उस पाइप के अंदर वाटर क्रॉस कर कर वहां पर पहुंचेगी जिस जमीन पे हमें इरिगेशन करवाना है। लाइक दैट ओनली, यही फंक्शन है हमारे बॉडी में ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल इज दैट ट्यूब जिसके अंदर ब्लड ट्रेवल कर रही है। दैट मीन्स ब्लड ओपनली सर्कुलेट नहीं होती है ह्यूमन बींग्स में। ब्लड इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग इन अ क्लोज्ड मैनर। व्हाई इट इज क्लोज? वो क्लोज क्यों है? बिकॉज ब्लड जब भी हमारे बॉडी में सर्कुलेट होगी तो वो इस ट्यूब के अंदर ही सर्कुलेट होगी, जिस ट्यूब को हम कहते हैं ब्लड वेसल। अब कैपिलरी क्या है? कैपिलरी, ये जो आपके एल्वियोलाई के कवरिंग्स में आपको कैपिलरीज दिख रही है, ये कैपिलरीज क्या है? ये कैपिलरीज ब्लड वेसल की ही एक पार्ट है। ये कैपिलरी ब्लड वेसल्स की एक पार्ट है। दैट मीन्स अगर ब्लड वेसल वो ट्यूब है जिसके अंदर से ब्लड ट्रेवल कर रही है, तो कैपिलरी अगर ब्लड वेसल की पार्ट है तो कैपिलरी भी वही ट्यूब होंगी जिसके अंदर से ब्लड ट्रेवल कर रही है। अब जब एयर एल्वियोलाई के पास जाएगा, अब वो एयर के पास अभी सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, एवरीथिंग इज देयर। बट ये जो कैपिलरीज एल्वियोलाई के वॉल्स पे पहुंची हुई हैं, तो अगर वहां पे कैपिलरी है तो उसके अंदर ब्लड भी जरूर सर्कुलेट हो रहा होगा, बिकॉज कैपिलरी का फंक्शन है, ब्लड वेसल का फंक्शन है कि उस पाइप के अंदर, उस ट्यूब के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाना। तो ये कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड सर्कुलेट करेंगी तो इस ब्लड में प्रेजेंट होगा हेमोग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा सेल कंपोनेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे सेल कंपोनेंट्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल? आपने जरूर पढ़ा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। नाउ आरबीसी इज देयर, डब्ल्यूबीसी इज देयर, प्लेटलेट्स आर देयर, प्लाज्मा भी होता है आपके ब्लड में। अब कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड होंगी तो उस ब्लड में ये सारे कंपोनेंट जरूर होंगे। उस कंपोनेंट में आरबीसी इज देयर, जिस आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन। आपने पढ़ा होगा दैट ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। आपने ये भी पढ़ा होगा लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर इस कैपिलरीज में ब्लड है तो उस ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, दैट हेमोग्लोबिन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन कैरियर। वो हेमोग्लोबिन का काम ही यही है कि जहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है उससे वो ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी में ले जाए। तो अगर हमारे, ध्यान से देखिएगा, अगर ट्रैकिया से एयर एंटर हुई, ब्रोंकाई में एयर गई, ब्रोंकियोल्स में एयर गई, एल्वियोलाई तक भी एयर चली गई, बट हमारे एल्वियोलाई के वॉल्स में कैपिलरीज है ना, हमारे एल्वियोलाई के वॉल्स में जो कैपिलरीज है उस कैपिलरीज के अंदर ब्लड वेट कर रही है। अगर वहां पे ब्लड है
तो डेफिनेटली उस ब्लड में आरबीसी होगा, बिकॉज वो ब्लड रेड कलर की है। अगर ब्लड रेड कलर की है तो उस ब्लड में आरबीसी है, अगर आरबीसी है तो उसमें हेमोग्लोबिन जरूर होगा। दैट मीन्स अगर ब्लड वहां तक पहुंच गई तो उसकी हेमोग्लोबिन, अब जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में गए हैं, अब वो हेमोग्लोबिन उस मिक्सचर ऑफ गैसेस से सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में ले जाएंगे। दैट मीन्स एल्वियोलाई के वॉल्स के कैपिलरीज एक्चुअली में फिल्ट्रेशन कर रहे थे। विच टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन? जब हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस इनहेल किया नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में, फेरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलाई तक वो मिक्सचर ऑफ गैसेस गई और एल्वियोलाई के कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन हो गया। एल्वियोलाई के कैपिलरीज में जो ब्लड वेट कर रहे थे, उस ब्लड के हेमोग्लोबिन ने उस मिक्सचर ऑफ गैसेस से सिर्फ ऑक्सीजन को उठाया। अब वो ऑक्सीजन जाएगी पूरे बॉडी में। अब जब वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाएंगी तब होगा रेस्पिरेशन। दैट मीन्स रेस्पिरेशन, अभी मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग पे ही डिपेंडेंट है। अब जब हेमोग्लोबिन उस एल्वियोलाई के मिक्सचर ऑफ गैसेस से सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, अब वो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा फूड, जो फूड हम लोगों ने कंज्यूम किया है। अब उस फूड का ब्रेक डाउन होगा, तब रिलीज होगा एनर्जी। नाउ व्हेनेवर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, बाय प्रोडक्ट मैंने क्या बताया? बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्स्ट्रा रिलीज होती है एनर्जी के साथ। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, ऑक्सीजन ने फूड को ब्रेक डाउन किया, हम फूड को ही ग्लूकोज कहते हैं, दैट इज C6H12O6। ये ऑक्सीजन ने जब फूड का ब्रेक डाउन किया तो एनर्जी रिलीज हुई, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से एक्सहेल होती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं कि द कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच वी आर एक्सहेलिंग। अब हम मूव करते हैं एल्वियोलाई की तरफ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो, दैट कैपिलरी आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। कैपिलरीज एल्वियोलाई के वॉल्स में प्रेजेंट है और उस कैपिलरीज के अंदर में फ्लो हो रही है ब्लड और उस ब्लड में प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन, आप एक डायग्राम और देख सकते हैं, ये एक एल्वियोलाई है, दिस इज अ सिंगल एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के पास कैपिलरीज है। मैंने क्या बताया? कैपिलरी एक ट्यूब है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रही है। यही है वो ट्यूब जो कि कैपिलरी है, ये आपकी कैपिलरी है और इस कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रही है, जिसमें ये रहा आपका आरबीसी। इस आरबीसी में प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन और ये हेमोग्लोबिन अब इस मिक्सचर ऑफ गैसेस के जितने भी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा। दैट मीन्स नाउ ब्रीदिंग सिस्टम इज डन। अब जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगी तो रेस्पिरेशन होगा, बिकॉज ऑक्सीजन वेट कर रहा है। ऑक्सीजन जैसे बॉडी में जा रहा है, नाउ दैट ऑक्सीजन विल बी सर्चिंग फॉर फूड, बिकॉज वो फूड का ब्रेक डाउन करेगा। अब जो एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ। अब जब सारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आप डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचेंगे एल्वियोलाई के पास। फिर वो आप यहां से समझ सकते हैं, फिर सारे कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से एल्वियोलाई के पास पहुंचेंगे और फिर उस एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स के थ्रू बॉडी से आउट हो रहा है। ये है पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस। अब बचा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? नाउ व्हाट इज डायफ्राम? अब हमारे लंग्स के बेस पे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पतला सा शीट लाइक मसल होता है, दैट मसल इज नोन एज डायफ्राम। रिबकेज आप जानते होंगे, रिबकेज विजिबल भी है, लाइक अगर कोई बहुत ज्यादा कमजोर होता है ना, तो वी आर टेलिंग कि देखो उसका रिबकेज दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो वन इज रिबकेज एंड वन इज डायफ्राम। डायफ्राम मीन्स हमारे लंग्स के बेस पे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं ना। कुछ तो फंक्शन होगी ना ये रिबकेज और डायफ्राम की। अब जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ब्रीदिंग में दो प्रोसेस है, एक है इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन प्रोसेस जिससे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे थे और एक्सहेलेशन जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे थे। तो डेफिनेटली दोनों में कुछ तो मेजर डिफरेंसेस होंगे। अब जब हम इनहेलेशन करते हैं,
दैट मीन्स जब हम ऑक्सीजन अपने बॉडी में इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम हैवी होने के कारण, क्योंकि डायफ्राम लंग्स के बेस पे है, अब ये डायफ्राम जब लंग्स के बेस में है तो ऑक्सीजन जब बॉडी में लंग्स में एंटर करेंगी तो बिकॉज ऑफ हैवी वेट डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, डायफ्राम विल बी कमिंग डाउन and the rib cage expands and rib muscles contract. Rib cage will be expanding, वो बाहर की तरफ निकलेगा. That means जिस टाइम हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे उस टाइम चेस्ट की कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी. Why? Because ऑक्सीजन उस समय हमारे बॉडी में आ रही है. That means it requires space. तो क्या होगा, डायफ्राम के थ्रू ये डायफ्राम नीचे मूव होगा और रिब केज बाहर की साइड निकलेगा इनहेलेशन के टाइम. तो जब एक्सहेलेशन होगा, दैट मींस जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगी बॉडी से, तब डायफ्राम वापस अपने बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. बिकॉज अब हमारे लंग्स में जो एयर इंटर हुई थी अब वो एक्सहेल भी हो रही है, तो अब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. और रिबकेज जो बाहर की तरफ निकला था, दैट रिबकेज विल बी मूविंग इनवर्ड, दैट मींस इट विल बी मूविंग इनसाइड. गॉट इट क्लियर? ये है हमारा डिफरेंशिएट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच. अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का डिफरेंस बताएं, आप ये बता सकते हैं दैट इनहेलेशन मीन्स intake of carbon dioxide and exhalation means giving out carbon dioxide. Now inhalation means in the process of inhalation diaphragm is moving down, and in the process of exhalation diaphragm is moving back to its original position. And in the case of inhalation rib cage is coming out, and in the case of exhalation rib cage is moving inward. तो आज का टॉपिक बस इतना ही था. होप दैट आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ गए होंगे. आप चाहे तो सारे डेफिनेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं, आप एक नोट्स बना सकते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, क्योंकि ये बहुत ही मेजर टॉपिक है आपके चैप्टर की. ये बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.